हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस फीलिया पे। तो एक बार फिर से हम आज भारत के संवैधानिक विकास को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, आगे बढ़ाते हुए उसको पढ़ेंगे। अभी तक हमने भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितने भी एक्ट थे उनको पढ़ा हम लोगों ने, और अब हम पढ़ रहे हैं क्राउन के अधीन जो भी अधिनियम है उसको पढ़ रहे हैं। उसमें हम 1858 और 1861 का भारत शासन अधिनियम पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1892। ठीक, तो जैसा कि मैं 1858, 1853, 1858 और 1861 को लिख कर पढ़ा है, जिसमें वीडियो काफ़ी लंबा बन जा रहा था, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ही पढ़ाना पड़ेगा जिससे वीडियो छोटा बने और आप लोग देखें। ठीक, तो वीडियो काफ़ी लंबा अब नहीं बनेगा। तो हम पढ़ेंगे आज भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1892। तो सबसे पहले हम देखेंगे आखिर ये आया क्यों। ठीक, होता क्या है कि इस समय तक भारतीयों में जागरूकता ठीक ठाक बढ़ चुकी थी। 1857 जैसी क्रांति हो चुकी थी भारत में। ठीक है। उसके बाद पढ़े लिखे भारतीय ठीक ठाक हो गए थे, क्योंकि 1813 से ही शिक्षा वाला योजना चल रहा था, जिसमें प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी। तो पढ़े लिखे भारतीय भी ठीक ठाक हो गए थे। इस समय तक कांग्रेस की स्थापना भी हो गई थी 1885 में, और एक इल्बर्ट बिल आया था लॉर्ड रिपन के समय। इल्बर्ट बिल आया था, जिसमें होता क्या है कि इल्बर्ट बिल से पहले जो भारतीय नागरिक थे और जो ब्रिटिश नागरिक थे, उन दोनों के केस को तो ब्रिटिश जज सुन सकता था, लेकिन जो ब्रिटिश नागरिक थे उनके केस को भारतीय जज नहीं सुन सकता था। तो लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल लाया, जिसमें कहा गया कि अब जो होता है, जो भारतीय जज होगा वो ब्रिटिश नागरिक और भारतीय नागरिक दोनों के केस को देख सकेगा, जिससे इसमें विवाद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, तो ब्रिटिशर्स ठीक ठाक इसका विरोध करते हैं। तो हम देखेंगे इसके बैकग्राउंड को, आखिर बैकग्राउंड क्या था। तो 1857 की क्रांति हो चुकी थी, भारतीयों में शिक्षा का प्रसार हो चुका था, इल्बर्ट बिल आ चुका था। इल्बर्ट बिल बताया मैंने किसके समय आया था, इसको आप जानिए लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन ने लाया था इसको। ठीक है, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय आया था, लॉर्ड रिपन ने इसे पास किया था, लेकिन ये विवादित हो गया था। ठीक, 1885 में कांग्रेस की स्थापना, तो कहीं ना कहीं भारतीयों में जागरूकता तेजी से बढ़ी थी। जब ये सब हो गया था, तो अब भारतीय क्या करेंगे, वो शासन प्रशासन और विधि निर्माण में अपनी भागी अपने को मतलब उसमें क्या करते हैं, अपना अधिक प्रतिनिधित्व चाहेंगे, क्योंकि हमें भी शासन में मौका मिले, हमें भी प्रशासन में मौका मिले, और विधि निर्माण करने में हमें भी मौका मिले। ठीक, शासन प्रशासन में वो पार्टिसिपेट चाहते थे अपना। और इसी के तहत तब एक एक्ट पास होता है, एक एक्ट पास होता है जिसको हम कहते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, तो इसको हम देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 में होता क्या है कि इसमें विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है। होता क्या है कि विधान परिषद में सदस्यों की वृद्धि की जाती है, और ये अब भारत विधान परिषद केंद्रीय केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद, इन दो में बांट दिया जाता है। किसको, विधान परिषद को केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में बांट दिया जाता है। केंद्रीय विधान परिषद मतलब केंद्र के लिए, प्रांतीय विधान परिषद मतलब राज्य के लिए। जस्ट ऐसे ही जैसे इस समय केंद्र में एनडीए की सरकार है, और प्रांत जैसे यूपी अगर ले लेंगे तो वहाँ पे योगी गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है। ठीक, तो इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक, तो केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद इसमें बांट दिया गया। इसमें जो केंद्रीय विधान परिषद था, इसको भी मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा, इसको बताना था मुझे। ठीक, इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक, केंद्रीय विधान परिषद में जो होता है, इसमें जो होता है मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 सदस्य हो सकते थे। ठीक, ये केंद्रीय विधान
परिषद की बात की गई है। और प्रांतीय विधान परिषद में भी वृद्धि की जाती है। ठीक है, प्रांतीय विधान परिषद में अलग अलग प्रांत में अलग अलग की जाती है, तो इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन केंद्रीय विधान परिषद का आप जानते रहिए मिनिमम 10 सदस्य हो सकते थे, मिनिमम 10, मैक्सिमम 16 ये सदस्य हैं। ठीक, अब प्रांतीय विधानसभा में प्रांत तो कई थे, तो प्रांत में अलग अलग किया गया। जैसे बम्बई मद्रास में भी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया था। ठीक, अब दूसरा क्या आता है, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। इसकी प्रमुख विशेषता सबसे ये थी 1892 का भारत शासन अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम, इसमें जो था निर्वाचन पद्धति को लाया गया। और ये निर्वाचन पद्धति जो थी कैसे थी, अप्रत्यक्ष थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति थी। ठीक है, अप्रत्यक्ष थी। होता क्या है कि इसमें जो होता है केंद्रीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद। अब प्रांतीय विधान परिषद में जो सदस्य चुने जाते थे वो भी अप्रत्यक्ष चुने जाते थे, और केंद्रीय विधान परिषद में चुने जाते थे ये भी अप्रत्यक्ष चुने जाते थे। लेकिन इनका चुनाव जो होता है किसके थ्रू होता था, इनका चुनाव जो होता है नगर पालिका, जिला बोर्ड, ठीक है, नगर पालिका, जिला बोर्ड और विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के सदस्य इनका निर्वाचन कैसे करते थे, अप्रत्यक्ष। इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष। और ये फिर किसका निर्वाचन करते थे, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का, ये भी अप्रत्यक्ष था। बट विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड और नगर पालिका इनका जो निर्वाचन होता था जनता द्वारा होता था, वो भी प्रत्यक्ष। इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता था। किसका, विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, नगर पालिका के सदस्यों का निर्वाचन डायरेक्ट होता था जनता के द्वारा, जबकि इनके सदस्य जो होता है इनडायरेक्ट चुनते हैं प्रांतीय विधान परिषद को। अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे सदस्य चुना जाता है। फिर प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से चुनते थे। यही था निर्वाचन पद्धति, जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, निर्वाचन पद्धति का आरंभ। फिर परिषद के अधिकारों में वृद्धि। परिषद के अधिकारों में वृद्धि का मतलब इनको सवाल पूछने का अधिकार दिया गया, इनको बहस करने का अधिकार दिया गया। ठीक, तो ये भारतीय सदस्य जो होता है बजट पर बहस कर सकते थे, कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते थे, बट प्रश्न पूछने के लिए उनको 6 दिन पूर्व नोटिस देनी पड़ती थी। प्रश्न पूछने के लिए उनको 6 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता था। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न पूछना है तो उनके लिए उनको 6 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता था। ठीक, और फिर इसके बाद अब भारतीय सदस्य को बजट पर बहस करने का अधिकार तो दिया गया था, लेकिन उनको बहस करने का अधिकार तो दिया गया था, लेकिन यहाँ पे 6 दिन पूर्व कर सकते थे, लेकिन अनुपूरक प्रश्न का अधिकार नहीं था। अनुपूरक प्रश्न का अधिकार नहीं था, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया और उसने जवाब दे दिया, गवर्नर जनरल और उसके परिषद ने कोई जवाब दे दिया, फिर उसके बाद उस जवाब में कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता था, कौन, भारतीय सदस्य। और बजट पर बहस तो कर सकते थे, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, मतदान का अधिकार नहीं। बजट पर ये बहस करने का अधिकार तो था, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। और ये मतदान का अधिकार कब मिलता है इनको, 1909 पार्लियामेंटो एक्ट में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पार्लियामेंटो एक्ट या भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत मिलेंगे हम कल, और कल आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं कल। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगर आपको
चैनल सही मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक इससे जुड़ सकें, अधिक से अधिक लोग इस पे जुड़ सकें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।